फायदा ये होता है उसका, जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है, कि आप पोर्शन के अंदर जब डाटा को आपने कोड को डिवाइड कर देना है, तो फायदा ये है कि जब भी आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो एक पोर्शन ही उसके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगी, यानी कि आप इजी हो जाएंगे, इजी टू अपडेट हो जाएगा, इजी टू चेंज हो जाएगा। तो सारे की सारी चीज को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर फिर 3, जो हम बात कर रहे हैं 3 टायर आर्किटेक्चर है, तो उसके अंदर 3 पोर्शन हमने बनाए, एक फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का और एक बिजनेस लॉजिक का। यानी कि जो फ्रंट एंड है उसको हम फ्रंट एंड जो है उसको, एक हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर होती है, एक हमारी डेटाबेस लॉजिक लेयर होती है और एक फ्रंट एंड की लेयर होती है। जो हमारा इंटरफेस होता है, जो जिसको हम फ्रंट एंड कह रहे हैं, वो वहां पे जो है वो कोडिंग करते हैं जो हमारा फ्रंट एंड पे बैठा हुआ यूजर है उसने उसके साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसने ब्राउजर पे चलना है, तो ब्राउजर पे हम जो है वो जो भी हमारा पेज अगर ओपन हो रहा है उस पर वो काम करेगा, वो हमारी कोडिंग वहां पे होगी। उस पर हम इनपुट वैलिडेशन लगा रहे हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के चेक लगा रहे हैं, जैसे कि ईमेल का चेक लगा दिया, ईमेल की वैलिडेशन कर रहे हैं, वो हमने वहां पे लगा दी है। इस तरह से बिजनेस लॉजिक लेयर पे क्या होगा, हमारी जो मिडिल लेयर हम जिसको कहते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर भी हम जिसको कहते हैं, वो हमारी, या टायर बिजनेस लॉजिक जो टायर है उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हमारी टोटली बिजनेस, यानी जिस प्रॉब्लम के बारे में हम अपनी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ जो है वहां पे आपको आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। परेशान ना हो, मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, जब लिखूंगा आपको नजर आएगा, ठीक है? ओके जी, ओके सर। तो ये आपकी टायर है, इसनो फ्रंट एंड की, और ये मिडल है जिसको हम BAL कहते हैं, बिजनेस एसेस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर भी इसको कहते हैं। एक हमारी होती है DB लेयर। ये जो DB लेयर है, यहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। अब डाटा किस फॉर्म में है, बेशक वो आपका डेटाबेस सर्वर है, बेशक आपको वो XML फाइल्स पड़ी हैं, वो आप किसी फॉर्म के अंदर भी पड़ा, कोई रिपोजिटरी है, वो उस फॉर्म के अंदर होगा। अब इनकी इंटरेक्शन इस तरह से आपस में इस तरह से हो रही है। अब ये देखें, आपने मतलब वही कोड ही लिख रहे हैं, लेकिन कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, आपने कोड को अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम जो है वो मोस्टली वैलिडेशन करेंगे। अब ये हो सकता है कि ये वाला जो चीज है ये आपकी किसी अलग मशीन पे पड़ा हो, ये वाला पोर्शन आपका किसी और मशीन पे पड़ा हो, ये वाला पोर्शन आपका किसी और मशीन पे पड़ा हो। यानी आपने इनपुट दी, बिजनेस लॉजिक लेयर पे वो इनपुट गई। अब बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो ये चीज चेक करेगी कि ये यूजर ऑथेंटिक, यूजर वैलिड है या नहीं है। अब किसने करना है, बिजनेस लॉजिक लेयर ने करना। अब बिजनेस लॉजिक लेयर के पास डाटा नहीं है, बिजनेस लॉजिक लेयर DB लेयर को कहेगी कि ये इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास एग्जिस्ट करती है नहीं करती। DB लेयर को, DB लेयर उसमें से यस नो का आंसर करेगी, वैलिडेशन हो। यहाँ अगर यस आ गया तो फिर बिजनेस लॉजिक लेयर क्या करेगी, उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसको भेज देगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मैं ये कहता हूँ कि आपने ईमेल ओपन करनी है, आपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया, वो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो आपका बिजनेस लॉजिक लेयर के पास आ गया। वो बिजनेस जो यूजर नेम पासवर्ड है वो फिर ये DB लेयर को भेजेगा, डेटाबेस में आपका यूजर नेम पासवर्ड पड़ा होगा। अगर मैचिंग हो जाती है तो वो ये DB जो है वो बिजनेस लॉजिक लेयर को कहेगी कि जी ठीक है, ओके है, ये यूजर वैलिड है। फिर बिजनेस लॉजिक लेयर क्या करेगी, बिजनेस लॉजिक लेयर आपको ईमेल वाला वो पेज देना है। अब फिर बिजनेस लॉजिक लेयर इस डेटाबेस लेयर को कहेगी कि इस यूजर के रेलेवेंट जितनी भी ईमेल्स हैं मुझे उठा के दो, वो इसको ईमेल उठा के दे दे। फिर बिजनेस लॉजिक लेयर उनको एक फॉर्मेट के अंदर बना के आपको भेज देगी। तो आपका जो ब्राउजर है, अगर ब्राउजर यूज हो रहा है तो ब्राउजर उसको वहां पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आप यहाँ पे कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप जो है वो उसको यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले कर देगी। अब देखें,
ऐप के अंदर अगर कोई फ्रंट एंड के अंदर कोई चेंज करनी है, या आपकी जो ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं उसके फ्रंट एंड में सिर्फ चेंज करनी है, तो आपको जस्ट ये वाला पोर्शन जो है फ्रंट एंड वाला वो चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई कलर कोई चीजें चेंज कर रहे हैं या वो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर जो डाटा नजर आ रहा है वो चेंज हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे जस्ट चेंज करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे यहाँ पे। आपको ना डेटाबेस के अंदर चेंज करने की जरूरत है ना कुछ। इस तरह से जो है ये काम होता है। यानी हम इसको कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर ये काम इस तरह से हो रहा है। बच्चों समझ आइए इस चीज की, 3 टायर आर्किटेक्चर की। यस सर क्लियर है। इसकी मजीद एक एग्जांपल मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से बनी हुई है, प्रेजेंटेशन टायर, बिजनेस टायर, डेटाबेस टायर। ठीक है, अब डेटाबेस जो टायर है इसके अंदर यहाँ पे क्यूरीज वगैरह पड़ी हैं और उस डेटाबेस का सर्वर है उसके साथ अटैच है। मैं ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है सबको, डायग्राम ये सर यस सर ये डायग्राम जो है वो हम ASP.NET के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो मैंने कहा चलो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा दूं। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन ले रहा है, यहाँ पे आपका कोई वेब फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ASP.NET के अंदर बना हुआ वेब फॉर्म है, वो ये कोड ही लिखे हुए हैं, हमने जरा अलग अलग पोर्शन बना ली। अब ये वाला कोड जो है हो सकता है अलग मशीन पे पड़ा हो, ये वाला कोड अलग मशीन पे पड़ा हो, ये वाला कोड अलग मशीन पे हो। मतलब ये वाला अगर कोड है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूरीज वगैरह होंगी, ये वाले डेटाबेस टाइप पे क्यूरीज होंगी और डेटाबेस अलग है। यहाँ से क्यूरीज जो है वो यहाँ पे जाएंगी, एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बिजनेस टायर को जाएंगे, बिजनेस टायर उसको देखेगी कि ये वैलिड यूजर है नहीं है, या कैलकुलेशन करेगी, जो भी लॉजिक उस पर इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे आपकी बिजनेस टायर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि आप क्लाइंट साइड पे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखें ना, मेरी बात सुने, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आपका जो मैट्रिक या FA या BA के रिजल्ट आते हैं, आप वेबसाइट पे चेक करते हैं, आपके रोल नंबर होते हैं कुछ डिजिट्स के अंदर, 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स के अंदर होते हैं, सही है। हम मान लेते हैं कि आपके जितने भी बोर्ड ने या यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर इशू किए हैं वो 4 डिजिट्स के, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 4 डिजिट है, न्यूमेरिक है, आपने काम, हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी कि कोई भी इनपुट जो करे वो स्ट्रिंग टाइप ना करे, डिजिट कर ले। किसी ने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया 12, सिर्फ 12 आया, यहाँ पे गया, इसने इस पे से चेक यही लगा हुआ था कि स्ट्रिंग के अंदर हो, तो स्ट्रिंग ना हो या करेक्टर ना हो या फ्लोट के अंदर ना हो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आया, यहाँ डेटाबेस लेयर में यहाँ पे सर्च हुआ, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, हमने 4 डिजिट का था, 2 डिजिट हुआ जी। तो हमने 4 डिजिट का लगाया ही नहीं है, तो लिहाजा आप ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि 4 डिजिट कम से कम वैलिडेशन है ना। वैलिडेशन इस चीज की, देखिए वैलिडेशन भी 2 किस्म की है ना, वैलिडेशन भी 2 किस्म की। एक तो आपने वैलिडेशन ये की कि इंटीजर होना चाहिए, ये आपने वैलिडेशन लगाई। लेकिन अगर दूसरी वैलिडेशन जो है, अगर जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें कि आपके बिजनेस रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि 4 डिजिट ही होगा, सही है, तो आप बिजनेस रूल में ये चीजें लिखी हुई है, तो फिर आप उसको यहीं पे रोक लें, बजाय इसके कि वो सारी यहाँ बिजनेस लॉजिक में है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 4 डिजिट वाली लगा दें कि यहाँ से डाटा आ गया, आप है तो इंटीजर लेकिन यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है कि 4 डिजिट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे आपने देखा 4 डिजिट है तो ठीक है, आगे भेजे, वरना यहीं से वापस हो जाए। ये भी चीज हो सकती है कि आप बिजनेस लॉजिक पे भी वही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। अगर वो ये तो सिर्फ एक नंबर को चेक करना है, अगर कोई इसी तरह से बहुत बड़ा काम करना पड़े जिसमें प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए हो, फिर आप कोशिश करेंगे कि यहीं पे काम हो, यहाँ पे ना हो, इस सर्वर पे हो जाए, क्योंकि इस चीज ने क्लाइंट पे चलना है, क्लाइंट की मशीन पे। सही है बात। इस तरह से ये चीजें जो है वो हमें देखनी होती है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं ईमेल की,
ईमेल यहाँ पे वैलिडेट होनी चाहिए बिजनेस टायर पे या प्रेजेंटेशन टायर पे होनी चाहिए? जी बताएं जी। प्रेजेंटेशन टायर पे होनी चाहिए ईमेल भी। जी और कोई जी? सर कुछ नहीं के अंदर जो हम पहले फॉर्मेट चेक हो, उसके बाद फिर वैलिडेट हो। ज़ियाउल हक बैठे जी? जी एक मिनट मुझे अब जरा पूछे, ज़ियाउल हक बैठे जी? बोल रहे हैं ज़ियाउल हक अगर हैं तो? रोल नंबर 101। बोलो यार, अटेंडेंस हो रही है। अटेंडेंस नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी आबद हुसैन। आबद हुसैन यार अगर हंसना है माइक बंद करके हंस लो। उसामा नसीर। जी सर। जी बच्चे बताएं, आप बताएं जो सर मैंने क्वेश्चन किया। प्रेजेंटेशन जो लेयर है उसमें सबसे पहले उसका फॉर्मेट चेक होगा ईमेल का, कि ईमेल जिस तरह ऐड आता है उसमें जी वो जी ठीक है, फॉर्मेट ठीक है। होगी बात, ठीक है। उसके बाद दूसरे में बिजनेस टायर में जाके उसका वो चेक होगा कि ईमेल जो उसने दी है क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है या हाँ यानी email हमारे डेटाबेस के अंदर ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम फ्रंट एंड पे कर ही नहीं सकते। इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हम फ्रंट एंड पे उसका फॉर्मेट तो चेक कर सकते हैं कि ईमेल सही फॉर्मेट में है या नहीं है, लेकिन वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो वहां पे नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की वैलिडेशन यहाँ पे आपकी नहीं लगेंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये इस तरह से एग्जाम्पल है। अब एक और इस तरह की एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है? यस सर। ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन टायर है, ये आपकी लॉजिक टायर है, ये डाटा टायर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए the top most level of the application is user interface. The main function of the interface is to translate tasks and result something to the user can understand. यानी कि वो इसका ये काम होता है कि वो अपने रिजल्ट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि यूजर उसको अंडरस्टैंड करे। दिस लेयर coordinates the application, प्रोसेस कमांड्स को प्रोसेस करती है, मेक द लॉजिकल डिसीजन, ये वो सारा कुछ यहाँ पे, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे होती है आपकी। जैसे कि यहाँ पे गेट लिस्ट ऑफ ऑल द सेल मेड लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर जितनी भी सेल हुई हैं वो यहाँ पे लिस्ट फाइंड करे। ये क्यूरी लगेगी, क्यूरी डेटाबेस में जाएगी, उसका रिजल्ट बनेगा। स्टोरेज पड़ी है आपकी यहाँ पे, यहाँ से आपकी सेल्स आ जाएंगी। एड ऑल सेल्स टुगेदर, तमाम सेल को इकट्ठा किया और रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे, यानी कि सॉरी सम हुआ है यहाँ पे, ये सम हुआ, सम होके यहाँ पे टोटल बता दिया गया यहाँ। सही है, ये इस तरह से जो है ये आपकी डाटा टाइप। तो ये चीज जो है वो आपकी इस तरह से होती है। ठीक है जी बच्चों, ये चीज समझ आ गई है? यस सर। यस सर। जी जी क्या रिपीट कर दूं बच्चों? बोलो शाबाश। सर ये प्रेजेंटेशन टायर जो है, प्रेजेंटेशन टायर बच्चे आपकी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एप्लीकेशन होती है जहां पे आप यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो होता है असल में ये वो टायर है जहां पे दो लोगों की डिफरेंट नेचर की स्पीशीज हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही है, एक मशीन और एक ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मशीन जो है इस जो पीछे उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग हुई है वो आपको जो चीजें दिखा रही है वो इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए कि ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके और फिर वो यूजर से ह्यूमन से इनपुट भी ले सके। वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, टायर होती है। जबकि लॉजिक टायर जहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा। और डाटा टायर क्या, वहाँ पे डाटा पड़ा है, वहाँ पे क्यूरी चलनी है, क्यूरी से जो है वो डाटा उठा के लेके आना। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। सॉरी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इनपुट प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये नहीं है बच्चे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपना जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके कोड को पोर्शन में डिवाइड करना है। अब वो जो पोर्शन हम जो डिवाइड कर रहे हैं, जो वो कोड जो इस पोर्शन में आएगा प्रेजेंटेशन टायर में, वो कोड वो होगा जो प्रेजेंटेशन टायर के अंदर आएगा, वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। सही है,
इस पोर्शन में जो कोड आएगा उसके अंदर हमारी लॉजिक लिखी होगी, कैलकुलेशन हो रही होगी, हम वैलिडेशन कर रहे होंगे, ठीक है। इस पोर्शन में जो कोड आएगा उसके अंदर डेटाबेस की क्यूरीज होंगी, डेटाबेस में से डाटा आ रहा है, क्यूरी आ रही है, डाटा रिजल्ट आए हैं डेटाबेस के, उसको वापस फिर यहाँ पे भेजना। ये असल मकसद ये है हमारा इस टाइप का। अब देखें एक और बात, ये तो 3 टायर की, एन टायर आर्किटेक्चर भी होता है। अगर यहाँ पे मैं बैंक को इन्वॉल्व कर लूँ, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है ये इस तरह की 3 टायर, अब बैंक इन्वॉल्व हो गया, बैंक के साथ भी तो कम्युनिकेट करना है। मतलब एक यूजर है, शॉपिंग का है, ये आपकी शॉपिंग हो रही है, तो यहाँ पे उसने क्रेडिट कार्ड डाला, क्रेडिट कार्ड आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपने उसको शॉपिंग करने देनी है या नहीं देनी है, उसका वैलिड कार्ड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपके पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है। आप यहाँ पे फिर एक और टायर डालेंगे, वो क्या करेगी, वो बैंक के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, की जो डेटाबेस होगी उसमें से ठीक है। आप यहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेशन उस बैंक को भेज देंगे, बैंक प्रोसेसिंग करके आपको भेजेगा, वो फिर यहाँ पे आएगी। तो फिर जब आप देखेंगे कि जी उसका वैलिड है या नहीं है, वैलिड है तो फिर आप डेटाबेस के अंदर से उसको कह देंगे जी ठीक है, इसको शिपमेंट कर दें और अपने स्टॉक को अपडेट कर दें कि हमारे स्टॉक में पहले इतनी चीजें थी अब कम हो गई, शिपमेंट कर देंगे वो इस तरह से। और फिर बैंक जो है ट्रांजैक्शन करके आपके अकाउंट, आप कहेंगे कि हमने इतनी सेल हो गई है, वो सेल के पैसे कहाँ हैं, आप कहेंगे जी बैंक के अंदर चले गए। ये सारी ट्रांजैक्शन होनी है, वो यहाँ पे इंटरफेस पे नहीं होनी है, कुछ यहाँ पे होनी है, यहाँ पे होनी है डेटाबेस के अंदर। आप यूजर को तो सिर्फ पता चलना जी ठीक है जी आपका वैलिड है कार्ड और आपकी शिपमेंट हो रही है। आप समझ आइए बात की बच्चे? यस ये इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये नहीं है। इसका मतलब ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर ये हो रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जो अपना कोड लिखना है उसको इस तरह से पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो अब ये फिजिकली किस तरह से हो, कैसे मुमकिन होगा? ये हम जब वो क्लासेस बनाते हैं ना बच्चे, वो हमारी प्रेजेंटेशन ये टायर्स को डिफाइन कि एक क्लास हमने ऐसी बनाई है जिसने इंटरफेस बनाना है, या 2 बनाई है, 3 बनाई है, वो हमारी सिर्फ इंटरफेस से रिलेटेड होंगी। फिर हमने लॉजिक के लिए अलग से क्लासेस बनानी होगी, लॉजिक टायर। वो लॉजिक वाली क्लासेस वाली टायर हमारी इंटरफेस वाली क्लासेस टायर से कम्युनिकेट कर रही होंगी। आपको पता है एक क्लास दूसरे क्लास से किस तरह से वो फंक्शंस कॉलिंग होती है, उस तरह से करते हैं। फिर डेटा टायर इसी तरह से है, उस लॉजिक टायर उस डेटा टायर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये चीज है। अच्छा जी, अब सर इस एग्जांपल में एक सवाल ये था कि हमारे पास जो काम यहाँ पे हो रहा है कि ऐड ऑल शेयर्स वगैरह हम ये लॉजिक क्यूरी के अंदर करें, यही काम हमारे पास डेटाबेस के अंदर नहीं हो सकता? हम क्यूरी के साथ ही हम ये भेज दें कि वो समझ के गेट सेलेक्ट भी कर ले ऑल शेयर्स को, और वहीं पे जो है ना सम करके आगे भेज दे कि वो काम हमारे पास लॉजिक लेयर पे हो ही ना। ये देखिए, आप सिर्फ सम करना है वो तो डेटाबेस की क्यूरी कर देगी, लेकिन और भी काम होते हैं। यहाँ तो जैसे एग्जांपल ली गई है ना, कुछ ऐसे काम है जो डेटाबेस की क्यूरी नहीं कर सकती है, वो तो फिर हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर नहीं करनी है ना। यहाँ तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे किया कि जी डेटाबेस में से उसने 10 सेल्स भेज दी हैं वो, और उसने बिजनेस लॉजिक ने उन 10 सेल को सम करके ऊपर शो कर दिया टोटल सेल, सही है। तो ये तो ठीक है बात, लेकिन अगर सम भी करके भेजे फिर उसको एक टेबल की फॉर्म के अंदर लगा के भेजना है तो फिर भी वो लॉजिक लेयर बना के भेजेगी। ये तो सिर्फ सम का काम था, और भी तो ऐसे काम हो सकते हैं जो कि डेटाबेस लेयर ना कर सके, फिर वो बिजनेस लॉजिक लेयर नहीं करनी होती। ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, ये आपने खुद से डिसाइड करना होता है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी बच्चों, हम आज थोड़ा सा टाइम रह गया, उस अब जो है चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। बच्चों जिनको बिल्कुल नहीं आती है C# वगैरह, तो आप प्लीज जो है वो इसको इंस्टॉल करें। तो बेसिक से मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ, किस तरह से करना है। तो मैं अब एक जैसे कि इसलिए बेसिक ऐसी चीज बनाऊंगा जो आपने अभी रिसेंटली पढ़ी है। रिसेंटली क्या पढ़ा है आपने रिसेंटली पढ़ा है वेब का कोर्स। तो अगर हमने इस विजुअल स्टूडियो के अंदर वेब का कोई पेज बनाना है तो वो इस तरह से बनाएंगे। एक बात, वहां पे हमने बैकएंड पे जो लैंग्वेज यूज की थी वो थी हमारी C#,
सॉरी आपने PHP यूज, यहाँ पे हम बैकएंड की जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो होगी C#। C# का सिंटेक्स ज्यादातर C++ की तरह का है, सही है बात, तो वो हमने यूज करना है। देखें आपको ये विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है सबको बच्चों? यस सर। यस सर। जी सर आ रहा है। अमना तारिक बैठी है? नहीं है जी यार। तैयबा? नहीं, ये आपकी क्लास की हैं। तैयबा कौन? खुशी या हाँ जावेद? जी, खुशी, तैयबा खुशी जी सर। जी। बैठी हैं आप? जी जी सर, मैं जी बैठी हूँ। आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो? जी सर, प्रोफेशनल 2010 सारी ठीक वीडियो है, नजर आ रही है। ठीक है, शाबाश। शाहजेब भट्टी बैठे हैं जी? यस सर, यस सर। ईमान फातिमा? यस सर, नजर आ रहा है। उसामा जाहिद? यस सर, नजर आ रहा है। ये क्या नाम है, लबीक अहमद? यस सर, लबीक अहमद। ठीक है जी। सना रुबाब? सना रुबाब नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अरसलान? यस सर। अली हमजा? यस सर। जीरक जमशेद? यस सर। नूरुल एन जफर? यस सर। मोहम्मद हमजा फिजान? यस सर। अच्छा बच्चों, ये जो गर्ल्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। आप लोगों को या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्या मसला क्या है? सर हम अभी सुन रहे हैं ना, सर समझ जब आ रही है। ज्यादा आएगा ना तो फिर हम बोलेंगे। जी क्या आएगा? जब ज्यादा आएगा ना समझ तो फिर हम बोलेंगे। इसका अभी मतलब हम समझ नहीं आ रहा। नहीं, अभी समझ रहे हैं ना। बच्चे साथ साथ करते रहें, समझते रहें, कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछें और आपने पढ़ना है साथ साथ, ठीक है? जी चल, सर। मैंने इसलिए पूछा कि आप जरा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं। अच्छा बच्चों, ये देखें सामने विजुअल स्टूडियो आपके सामने है। इसमें से आपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो विजुअल स्टूडियो है, इसके अंदर आप विंडो सर्विसेज बना सकते हैं। विंडो सर्विसेज आपने देखा होगा कंट्रोल पैनल के अंदर जैसे आ रही होती हैं, वो सर्विसेज चल रही होती हैं, आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं वैसे सर्विस चलती है, वो बना सकते हैं। इसके अंदर आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे वो सी के अंदर आपने एप्लीकेशन बनाई थी। जैसे आपके ये विंडो के फॉर्म नहीं है, ये आपके सामने आ रहे थे डायलॉग बॉक्स, इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ये फाइल में जाके हम न्यू करते हैं। अब मैं सबसे पहले यानी कि एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आप। बिल्कुल सिंपल स्टार्ट से शुरू करूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएं। ASP.NET वेबसाइट लिखा हुआ है, ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट लिखा हुआ है। ASP.NET अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा इसमें कुछ पहले से बने हुए पेज आ जाएंगे। ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट बनाऊंगा, ये बिल्कुल स्टार्ट से ये जो है वो काम होगा। और यहाँ पे हमने फाइल सिस्टम बताना है कि आपने HTTP या FTP पे रखनी है ये फाइल या लोकल। मैंने फाइल सिस्टम कह रहा हूँ यानी लोकल पे। यहाँ पे ये चीज़ जो आ रही है कि आपने जब वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये इस लोकेशन पे आपकी ये वेबसाइट 4 के नाम से बन रही है। ये मैं इसको EAD वेब के नाम से EAD वेब के नाम से सेव कर रहा हूँ। यहाँ से आप ब्राउज करके आप किसी और लोकेशन पे भी इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ एक याद रखिएगा कि आप जो है वो .NET फ्रेमवर्क कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त ये मतलब 2010 मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है, आप इसके बाद वाला करेंगे तो इसके बाद वाला वर्जन भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ये इसलिए है .NET फ्रेमवर्क प्रीवियस वर्जन भी कि आप मतलब आपकी कोई पहले से बनी हुई एप्लीकेशन है या आपका जो सर्वर है जिस पे आपने वेबसाइट चलानी है,
तो वो .NET फ्रेमवर्क 3 तक को सपोर्ट करता है, उसके बाद को नहीं करता। तो आप बजाय इसके कि .NET फ्रेमवर्क 4 करें तो यहाँ से 3 सेलेक्ट करके जो है वो बना दें ताकि कंपैटिबिलिटी रहे। ये इसकी वजह से कई प्रॉब्लम आ सकती हैं कि आप अपनी मशीन पे चला रहे हैं, चल रही है, जब उठा के कहीं और पे लेके गए हैं अपनी वेबसाइट, वहाँ पे नहीं चल रही है, वहाँ पे .NET फ्रेमवर्क के वर्जन की प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे जहाँ पे भी आप ये एप्लीकेशन चलाएंगे तो वहाँ पे ये .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना ज़रूरी है, विजुअल स्टूडियो ना भी हो। मतलब आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक एप्लीकेशन बनाई है, आप दूसरी मशीन पे लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए कंपैटिबल। कंपैटिबल क्या कि अगर आपने 4 में बनाई है तो 4 वाला होना चाहिए, 3 में बनाई है तो 3 वाला होना चाहिए। ठीक है, समझ आइए बात आपको? यस सर। सर ये एक दफा रिपीट कर दें ये जो आपने अभी भी बताया। जी जी, ये मैं इसको बता भी रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ कि .NET फ्रेमवर्क के मुख्तलिफ वर्जन हैं। ठीक है, अब इन वर्जन्स में हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं हम किसी एक फ्रेमवर्क वर्जन को सामने रख के एप्लीकेशन बना रहे हैं। वो 4 में, 2 में, 3 में, 3.5 है, 4 है, किस में बनानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर मैं 4 में बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन बना लेता हूँ और मैं अब इस एप्लीकेशन को बना के किसी सर्वर पे रखूंगा, अगर वेबसाइट बना दी है, मतलब मैंने यहाँ वेबसाइट बनाई है, आप किसी ऑनलाइन सर्वर पे रखूंगा, वहाँ पे वही चलेगी। अगर मैं ऑनलाइन सर्वर पे रखता हूँ इस वेबसाइट को, क्या वहाँ पे ये, अगर वहाँ पे .NET फ्रेमवर्क 4 होगा तो ये चलेगी, या वो सपोर्टेड होगा .NET फ्रेमवर्क को तो ये चलेगी, अदरवाइज ये वहाँ पे नहीं चलेगी। एक बात तो वहाँ पे फिर आपको .NET फ्रेमवर्क अगर वहाँ पे 3 है तो 4 वाली एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं चलेगी, तो लिहाजा आपको वहाँ पे 4 करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन को चलाना है वहाँ पे .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए। सही है बात? अब समझ आई बात की कि नहीं? यस सर। अच्छा जी, अब उसके बाद जी है, देखें हम यस सर, एम्प्टी वेबसाइट है, इस पे मैंने क्लिक कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये ओके पे क्लिक किया। ये देखें, ये आपके सामने आ गया। अब क्या सामने आया ये देख लें जरा। ये आपके साइड पैन पे ये चीजें आ रही हैं कि आपका सी के अंदर ये एक EAD वेब के नाम से एक फोल्डर बन गया और उसके अंदर अभी तक कितनी फाइलें हैं? सिर्फ एक फाइल है web.config के नाम से, कि बाय डिफॉल्ट में इसके अंदर डाल दिया। ये web.config फाइल क्या है? आप अपनी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैं आपको उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा कि ये एक आपके पास XML फाइल है। XML का पता है ना आपको? आपने जरा आज XML भी पढ़ना है जी, XML को जरा पढ़ना है, XML को पढ़ना है आपने जाके, तो फिर जो है वो इसको देखेंगे। ये आपकी एक XML फाइल है आपकी। अच्छा, ये XML फाइल है, इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो आप अपनी बता सकते हैं। अब हम अभी चलते हैं, इसके अभी छोड़ते हैं। हमने एक नई फाइल इसके अंदर ऐड करनी है। जैसे आप फॉर्म बनाते हैं ना, यहाँ पे हम जो है वो एक इसी तरह से फॉर्म ऐड करना है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ इस फोल्डर पे, ये देखें यहाँ पे राइट क्लिक किया तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। क्या करना है? बिल्ड वेबसाइट, मतलब इसको चलाएं। पब्लिश वेबसाइट, मैं कहता हूँ ऐड न्यू आइटम। सही है, ऐड न्यू आइटम। ऐड मैंने न्यू आइटम की तो मेरे पास अब लिस्ट आ गई कि आप अपनी इस फाइल के अंदर वेबसाइट के अंदर क्या चीज जो है वो डालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि जी ठीक है, मैं एक वेब फॉर्म डालना चाहता हूँ। अभी मैं सिर्फ वेब फॉर्म की बात कर रहा हूँ, बाकी ये भी कंट्रोल हैं कि आप क्लास डायग्राम डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, JAX, edu.net, वेब यूजर मास्टर पेज, ये भी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा वेब फॉर्म। अब वेब फॉर्म का बाय डिफॉल्ट नेम जो है default.aspx है। ये ASPX क्या है? जो ASP के अंदर, ASP.NET के अंदर वेब पेज बने होते हैं उनकी एक्सटेंशन ASPX होती है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया वेब फॉर्म को। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट की जगह कोई और एक्सटेंशन यही रहेगी। मैंने इसको यही नाम रहने दिया, default.aspx ऐड किया। तो अब क्या हुआ कि जी ये अभी मेरे इसके अंदर ये
default.aspx यू ऐड होगी। अब देखें एक फाइल ऐड हुई है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसकी वो HTML नजर आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं सोर्स। अगर आपने देखना है, अगर आपने डिजाइन देखना है, ये डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिजाइन नजर आ जाएगा। डिजाइन अभी इस पेज पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, जस्ट ये खाली है पेज। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब मैं दोबारा इस पेन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने तो एक फाइल ऐड की थी default.aspx, लेकिन इसको मैंने जब एक्सपेंड किया दो फाइलें ऐड हो गई हैं, एक default.aspx और दूसरी default.aspx.cs। ये क्या चीज है? ये दो फाइलें बनी है, एक default.aspx बन गई है, इसके अंदर आपकी HTML की कोडिंग होगी और इसके अंदर आपकी, जैसे हम PHP की कोडिंग करते थे ना, यहाँ पे C# की कोडिंग होगी इसके अंदर। इसको हम कहते हैं कोड बिहाइंड फाइल। इसका यहाँ टर्म यूज होती है कौन सी? कोड बिहाइंड फाइल। ये कोड बिहाइंड फाइल है, ये आपकी इंटरफेस की फाइल है, ये आपकी प्योर C# की फाइल होगी। इसके अंदर आप ये जो default.aspx फाइल है, इसके अंदर आप HTML लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, default.aspx के अंदर आप HTML लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एजेक्स की कोडिंग कर सकते हैं, और भी जो आपकी फ्रंट एंड के चीजें हैं, आप लाइब्रेरी हैं जावा की, वो आप जो है यूज कर सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी जो है। जबकि default.aspx के अंदर .cs है ना, CS मीन कंप्यूटर साइंस, यही है ना? नो सर, C# शाबाश, ठीक है। CS स्टैंड्स फॉर यहाँ पे C# है कि C# की यहाँ पे कोडिंग होगी। देखिए, जब मैंने शुरू के अंदर एप्लीकेशन सिलेक्ट की थी, वहां ऊपर से C# सिलेक्ट थी। अगर मैं VB पे करना चाहता तो ऊपर से VB सिलेक्ट करता, तो अब यहाँ पे aspx.vb लिखा होता। मैं C# में मैंने सिलेक्ट किया था शुरू के अंदर। तो अब ये देखें, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने कोडिंग आ जाएगी। ये देखें, ये C# की फाइल ओपन हो गई है और इसके अंदर डिफॉल्ट ये कुछ लाइन लिखी हुई है। ये शुरू में जो 4-5 लाइनें हैं, ये जैसे आप C के अंदर हैश इंक्लूड करके लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी ये उसी तरीके से कुछ पैकेजेस इसके अंदर ऐड हैं, जिसके अंदर आप कीवर्ड यूज होता है यूजिंग का इंक्लूड करने के। उसके बाद ये सिस्टम की एक मेन है, सिस्टम के अंदर फिर ये कलेक्शन, उसके अंदर जेनेरिक है, इस तरह से लिंक, वेब, UI, यूजर इंटरफेस, वेब कंट्रोल, ये लाइब्रेरीज इंक्लूड हो गई हैं। एक बात समझ आ गई बात की, ये हमें किस तरह से, अभी हम इसको बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेंगी कि ये लाइब्रेरी का क्या काम है, इस लाइब्रेरी का क्या काम है, या हमने ये लाइब्रेरी यूज करनी है, ये काम करना है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद देखें, यस सर, ये जो है ये क्या चीज है, जैसे हमारा C# के अंदर मेन का फंक्शन होता है, तो इसके अंदर ये वेब एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो वहां पे पेज अंडरस्कोर लोड का इवेंट है। आपने C# जो वेब पढ़ी है उसके अंदर आपने ये चीजें पढ़ी है ना, मुख्तलिफ इवेंट्स पढ़े हैं ना, माउस क्लिक इवेंट, ऑन माउस इवेंट, ऑन बटन ओवर इवेंट, ऑन क्लिक पड़ा है बस, सिर्फ ऑन क्लिक। चलो एक पढ़ा है ना, कंसेप्ट बनना चाहिए आपका। यस सर, वही पढ़ा। यानी कि आप क्लिक इवेंट पे करते हैं कि आप जब माउस को क्लिक करें तो ये काम हो, तो यहाँ पे ये भी वही इवेंट लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आप जो भी मैसेज यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। जो भी मैं जैसे कि लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, ये जैसे कुछ चीज आपने C के अंदर प्रिंट एफ नहीं होता, इस तरह से है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये चीज हमने लिख दी है इस तरह से, ये चीज। तो अब क्या होगा, जब पेज लोड होगा, इस वेब पेज का लोड इवेंट कॉल होगा, उस वक्त ये चलेगी और ये क्या करेगी, ये वेब पेज के ऊपर ये चीज लिखती जाएगी, वेब पेज के, क्योंकि ये हमारी वेब एप्लीकेशन है ना, मैसेज तो नहीं ना आएगा जैसे ब्लैक स्क्रीन आती है उसमें नहीं, ये वेब पेज पे लिखा जाएगा ये चीज, ठीक है। ये हमारे इवेंट्स आएंगे। इस तरह से आप माउस क्लिक इवेंट, माउस ओवर इवेंट, ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं आप वहां पे कर सकते हैं, वो अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अच्छा, ये लास्ट बात जो है वो सुन लें, ये क्या चीज है, पब्लिक
पार्शियल क्लास, ये हमारी जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए हर काम क्लास के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास का नाम अंडरस्कोर डिफॉल्ट है, ये इनहेरिटेड है दिस, इससे किससे इनहेरिटेड है, system.web.ui.page, पेज से इनहेरिटेड है। ये पार्शियल क्या चीज है, पार्शियल इस वजह से कि क्लास का कुछ हिस्सा यहाँ पे है और क्लास का कुछ हिस्सा कहीं और पे पड़ा है, इसीलिए इसको हमने पार्शियल क्लास कहा है। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि इवेंट के अंदर और कुछ भी नहीं किया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये वेब ब्राउजर के अंदर इसकी आपको आउटपुट नजर आ जाएगी। ये देखें, ये फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा सिर्फ, बाकी उसके बाद आप